हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मात्र इस एक वीडियो में हम पूरी तरीके से चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम आपको पता है, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। जो चैप्टर आपका 7th है केमिस्ट्री का, उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्या देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं होंगे उसको भी हम जानेंगे। फिर महत्वपूर्ण जो प्रयोगशाला विधि, देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका, महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि हम जानेंगे। फिर महत्वपूर्ण औद्योगिक निर्माण की विधि हम जानेंगे। फिर जो इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं होंगे वो भी हम जानेंगे। इस चैप्टर से मैं स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूं कि इस चैप्टर से 90% या 95% ऐसा चांसेज होता है, 95% ऐसा चांस होता है कि 4 मार्क्स में, मतलब 4 नंबर वाले ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। कौन कौन, जैसे कि प्रयोगशाला विधि हो गया, औद्योगिक विधि हो गए, इस टाइप के, या रिएक्शन आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सभी को आसानी तरीके से समझ लेते हैं। सभी को बेसिक से तो हम थोड़ा सा लेकर चलेंगे ही, जिससे आपको समझ में आए। प्लस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट हम टॉपिक करा देंगे। 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, बट समझ में आ जाएगा। चलिए जी आते हैं हम। तो एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे आप, जो है एल्कोहल। अब आता है एल्कोहल है क्या जी। अगर बात यहाँ पे ये कहें कि एल्कोहल क्या है, तो देखिए जब भी कोई एल्काइल समूह है उसके साथ यदि हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्कोहल कहेंगे। हमने क्या बताया, हमने यही बताया कि कोई भी एल्काइल समूह है, उस एल्काइल समूह के साथ यदि हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है तो उस बने जो ये बना पदार्थ है ना, इसको ही हम एल्कोहल कहेंगे। ठीक है, मतलब ये आर क्या है, आर क्या है, एल्काइल समूह है, एल्काइल समूह है जी। ठीक है ना। ये OH क्या है, ये है हाइड्रोक्सी समूह। ठीक है, तो ये हमारा, हम यही कह रहे हैं कि जब किसी एल्काइल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होता है तो उसी को हम एल्कोहल कहते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता कि सर एल्काइल समूह का मतलब क्या होता है, इस आर का मतलब क्या है। तो एग्जाम्पल से समझ जाइए। एल्काइल समूह का मतलब, जैसे कि हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि यदि CH3 हो, समझ रहे हैं, जैसे CH3 है, जैसे C2H5 हो। ठीक है, तो इस टाइप से आर की जगह पे होंगे तो वो सभी क्या होंगे, एल्कोहल होंगे। तो इस पर हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। क्या देख सकते हैं, अगर मैं इसको इरेज करूं तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, ध्यान से समझेंगे आप। क्या हम समझेंगे जी, जैसे हमने स्ट्रक्चर क्या बताया, एल्कोहल का ROH, ये हमने क्या बताया है, अभी तक हमने इसका स्ट्रक्चर बताया है एल्कोहल का। इस पर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आर की जगह पे जैसे CH3 हो गया और OH हो गया, तो ये हमारा एल्कोहल हो जाएगा। दूसरा में एल्कोहल कह सकते हैं कि जैसे कि C2H5 हो गया, OH हो गया। जैसे तीसरा हम कह सकते हैं, मान लेते हैं C3H7OH हो गया। ये सभी हमारे एल्कोहल है। इस तरीके से बहुत सारे हैं जी, बहुत सारे एल्कोहल आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये सब एल्कोहल है। देखिए यहाँ पे एल्काइल समूह है, ये एल्काइल समूह है, और इस एल्काइल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, तो ये सब एल्कोहल होंगे जी। अब एल्कोहल का इसका नाम क्या है, तो मैं नाम तो यहाँ पे बता दूं, इसको कहते हैं मेथिल एल्कोहल। ठीक है ना, क्योंकि एक कार्बन है, तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे, एथिल एल्कोहल। और यहाँ पे 3 कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे, मेथ एथ प्रोप, मतलब प्रोपिल एल्कोहल। तो ये कहेंगे मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, और ये प्रोपिल एल्कोहल है। ठीक है ना। चलिए इतनी बात आप समझ गए। मेथेनॉल कहते हैं, एथेनॉल कहते हैं, इसको प्रोपेनॉल कहते हैं। IPSC नामांकन के हिसाब से अगर हम बताएं तो आपको नाम क्या, मेथेनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल। ठीक है ना। चलिए इतनी बात आप समझ गए हैं कि जब एल्काइल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होता है तो उसे हम एल्कोहल कहते हैं।
इतना लिखने के बाद एग्जाम्पल आप ये दे देंगे, ठीक है ना। आपसे जब भी ये क्वेश्चन पूछता है, देखिए स्पष्ट रूप से मैं बता दूं, तो कहता है कि एल्कोहल क्या है तथा इसका वर्गीकरण कीजिए, इस तरह से पूछा जाता है। या ऐसे ही एल्कोहल का परिभाषा ना पूछकर आपको कहेगा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद कीजिए या परिभाषित कीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जी, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं कि कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल के प्रकार। तो एल्कोहल का कितने प्रकार होते हैं जी? 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला हमारा प्राथमिक एल्कोहल, दूसरा हमारा द्वितीयक एल्कोहल और तीसरा हमारा तृतीयक एल्कोहल, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं? तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा एल्कोहल, ध्यान से समझेंगे, ऐसा एल्कोहल जिसमें, मैं यहाँ पे बता दूं, प्राथमिक एल्कोहल का मतलब क्या होता है समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह, प्राथमिक हाइड्रोक्सी समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु, मतलब 1 डिग्री, ठीक है ना, मतलब एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। मतलब सिंपल से कहा जा रहा है कि ऐसा अल्कोहल जिसमें OH समूह, मतलब हाइड्रोक्सी समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। प्राथमिक एल्कोहल का मतलब समझ रहे हैं, जिसमें हाइड्रोक्सी समूह होगा वो प्राथमिक, मतलब एक कार्बन से जुड़ा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे CH3 और OH। तो यहाँ पे देखेंगे ये OH है ना, ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्राथमिक एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? प्राथमिक एल्कोहल का एग्जाम्पल ये हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे प्राथमिक एल्कोहल है। दूसरा हम और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि C2H5OH, ये भी हमारा क्या है जी? ये भी हाइड्रोक्सी समूह है, ये क्या है? एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको भी हम क्या कहेंगे? प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात इतना ही मैं कहूंगा कि ऐसा एल्कोहल जिसमें जो हाइड्रोक्सी समूह होता है एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम प्राथमिक कार्बन परमाणु कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कैसे ये जब जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सर 2 कार्बन है, तो कैसे ये हो गया प्राथमिक एल्कोहल? ये तो द्वितीयक एल्कोहल होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है दोस्त, यहाँ पे मतलब क्या है कि अगर हम इसका संरचना बनाए तो इसी को हम लिख सकते हैं CH3 और CH2 और OH, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो देखिए मोस्टली अगर हम बात करें तो यहाँ पे एल्काइल समूह ये जो हमारा है CH3, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए यही ना R है जी, हमने बताया था C2H5 हो। तो देखिए एक ही यहाँ पे एक ही हम कह सकते हैं कि एक ही एल्काइल समूह के साथ ये हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये तो कंप्लीट एल्काइल समूह है नहीं, यहाँ पे भी CH3 होता तब एल्काइल समूह हो जाता। तो यही बात है जी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक हाइड्रोक्सी समूह एक एल्काइल समूह के साथ जुड़ा होता है, एक मतलब एक कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहते हैं जी? प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। द्वितीयक एल्कोहल का मतलब ऐसा एल्कोहल जिसमें जो हाइड्रोक्सी समूह होता है वो 2 कार्बन परमाणुओं से, वो 2 कार्बन परमाणु में से क्या होता है? जुड़ा होता है, उसे हम द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा उसे हम द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपसे, तो जैसे एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, जैसे इसका स्ट्रक्चर अगर हम बताएं आपको, तो RCHOH, ये हमारा क्या हो जाएगा? द्वितीयक एल्कोहल का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एक एल्काइल समूह मतलब एक कार्बन समूह है, एक ये कार्बन समूह है, 2 कार्बन समूहों के साथ हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? द्वितीयक एल्कोहल हो जाएगा। तो इस पर आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पर एग्जाम्पल आप दे ही सकते हैं। कैसे दे देंगे? यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है ना, यहाँ पे जगह है, लिख दे रहा हूँ। इसका अगर एग्जाम्पल दे तो हमने कहा था R की जगह पर CH3 भी रख सकते हैं। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दें इसी का, तो क्या लिख सकते हैं? CH3 फिर CH3 फिर इस तरीके से CH और OH, ठीक है ना। तो हाइड्रोक्सी समूह 2 कार्बन परमाणु मतलब 2 कार्बन समूहों से, मतलब 2 एल्काइल समूह से जुड़ा होता है, ठीक है ना, 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, तो वो हम क्या कहलाता है? द्वितीयक एल्कोहल कहलाता है। तो ये एग्जाम्पल याद रखेंगे। तृतीयक एल्कोहल का मतलब ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह 3 कार्बन परमाणुओं से,
3 कार्बन परमाणुओं से, मतलब 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम बताएं आपको स्ट्रक्चर में, तो क्या हो जाएगा, आर 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 और सी और OH, ये हमारा क्या हो जाएगा, तृतीयक एल्कोहल का क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा, बनावट हो जाएगा। अगर हम इसको सुधार दें तो आर के जगह पे जैसे कि CH3 हम लिख सकते हैं, यहाँ पर भी CH3 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी CH3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे C और OH भी लिख सकते हैं। या हम यहाँ पे दूसरा हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, केवल CH3 ही नहीं, मान लेते हैं C2H5 भी आप लिख सकते हैं, C2H5, फिर से C2H5 और फिर से C2H5 भी लिख सकते हैं, अब फिर से यहाँ पे C लिख दें और यहाँ पे O लिख दें, तो ये भी हमारा तृतीयक एल्कोहल होगा। देखिए 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सी समूह। या जरूरी नहीं है यहाँ पे कि ये जब C2H5 ले लिए तो तीनों हम C2H5 ही लें, हम हो सकता है तो यहाँ पे CH3 लिखकर यहाँ पे C2H5 लिख दें, फिर CH3 भी लिख सकते हैं, तो वो सभी हमारे क्या हो जाएंगे, ये सभी हमारे तृतीयक एल्कोहल होंगे जी। ठीक है ना, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं कहूँगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो ये था हमारा एल्कोहल और एल्कोहलों का वर्गीकरण। तो इतना हमने बता दिया, इसको आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन इसी तरीके से इतना लिखने पर बनता है। ये पहला नंबर मैं क्या दे रहा हूँ, पहला आपका नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है एल्कोहल किसे कहते हैं तथा एल्कोहलों का वर्गीकरण कीजिए। तो आपको चुपचाप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, फुल नंबर आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे तो आगे बढ़ेंगे, पर फिर भी ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आता है जो है मेथिल एल्कोहल बनाने की विधि। ये देखिए क्वेश्चन हमारा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये मतलब आपसे बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ज़्यादा नंबर में सबसे ज़्यादा नंबर में पूछा जाता है, जो है मेथिल एल्कोहल बनाने की विधि। या आपसे मेथिल एल्कोहल ना कहकर आपको कह देगा कि एल्कोहल बनाने की विधि या एल्कोहल के विचरण की विधि लिखिए, और उसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग सब आपको मिक्स करके पूछा जाता है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जी। कह देता है कि एल्कोहल का विचरण मतलब एल्कोहल की विचरण की विधि लिखिए तथा इसके गुण और उपयोग लिखिए, और गुण कह दिया तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण सब लिखना होता है, ठीक है। चलिए तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेथिल एल्कोहल बनाने की विधि है। मेथिल एल्कोहल का भी हमने सूत्र बताया था। क्या बताया था भैया, हम बता रहे हैं आपको, मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH। यही हमारा मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है, यही हमें बनाना है जी। तो हम कैसे बनाएंगे आप समझिएगा। लिखा गया है कि जब क्लोरोमेथेन, हम क्या करते हैं, जब क्लोरोमेथेन को, ठीक है ना, मेथेन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराया जाता है तो मेथिल एल्कोहल निर्माण हो जाता है। अब कैसे होगा ये भी ध्यान से समझेंगे, देख लेते हैं जी। हम क्या कह रहे हैं, सबसे पहले क्लोरोमेथेन लेना है। तो क्लोरोमेथेन का सूत्र क्या होता है दोस्त, तो आपको पता होगा CH3 और Cl, यह क्लोरोमेथेन है या मेथिल क्लोराइड भी हम इसको कह सकते हैं। तो क्लोरोमेथेन को हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा देंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। जैसे ही हम इसकी क्रिया करा देते हैं तो क्या होता है दोस्त, यहाँ से कुछ नहीं होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये इतना ये प्रोडक्ट हमारा बाहर निकल जाएगा। मैं अदर कलर से बता दूँ आपको, यहाँ से देखिए इतना ये बाहर निकलेंगे, यहाँ पे Na और ये Cl आपस में जुड़ जाएंगे तो NaCl बनकर ये NaCl बनकर ये बाहर निकल गए। अब बचा क्या, CH3OH बचा, तो ये हम लिख देंगे CH3OH। ये हमारा क्या बन गया है, यही है हमारा मेथिल एल्कोहल, ठीक है ना। ये हमारा मेथिल एल्कोहल हो गया। ये हमारा क्या है, क्लोरोमेथेन, ठीक है ना। तो ये नाम आप जरूर लिखिएगा।
मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। जब क्लोरोमीथेन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो मेथिल क्या बनता है, हमारा मेथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। इतना लिखने के बाद ये रिएक्शन लिख देंगे, आपका मिल जाएगा नंबर, ठीक है ना। तो ये बनाने की विधि हमने बता दिया। अब ये मेथिल एल्कोहल है, मतलब एक एल्कोहल ही है ना, तो इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। तो जैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको लिख देना है ये। अगला आता है भौतिक गुण। भौतिक गुण में आपको स्पष्ट रूप से याद रखना है कि मेथिल एल्कोहल जो होता है वो रंगहीन होता है, ज्वलनशील होता है और उदासीन द्रव होता है। मतलब रंगहीन, उसका कोई रंग नहीं होगा, ज्वलनशील होगा मतलब जलाने पर जलेगा, और उदासीन द्रव होता है मतलब ये क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है ना। दूसरा हमारा आता है इसका क्वथनांक जो होता है वो कितना होता है, 64.7 डिग्री सेल्सियस होता है इसका क्वथनांक। मतलब इतने डिग्री सेल्सियस जैसे ही होगा, गर्म कर रहे हैं, इतना डिग्री सेल्सियस तापमान होगा तो ये वाष्प में बदलने लगेगा। अब पानी का कितना होता है भैया, 100 डिग्री सेल्सियस जब होगा तब पानी बदलेगा। अगला है कि यह जल में घुलनशील होते हैं, मतलब जल में घोलेंगे तो घुल जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। और जल से हल्का होता है, मतलब जल भारी होता है और ये जो एल्कोहल है ये हल्का होता है। क्यों? क्योंकि इनकी डेंसिटी, घनत्व कम होता है। अगला आता है यह अत्यधिक विषैला होता है। क्या होता है, यह अत्यधिक क्या होता है, विषैला होता है, मतलब इससे हमें हानि ही होती है, ठीक है ना। कोई प्रॉफिट ज़्यादातर नहीं है बट हानि हमें बहुत ज़्यादा है। चलिए, तो ये हमने एल्कोहल बनाने की विधि जान लिया, भौतिक गुण जान लिए। अब हम जान लेते हैं इसका रासायनिक गुण। रासायनिक गुण हम जान लेते हैं, तो यहाँ पे आता है रासायनिक गुण। अब देखिए रासायनिक गुण में हम निम्नलिखित रासायनिक गुण होते हैं, जिसमें पहला हमारा है सोडियम से क्रिया। यदि हम मेथिल एल्कोहल को अगर हम सोडियम से क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा ये हमें बताना है, ठीक है ना। मेथिल एल्कोहल को अगर हम सोडियम से क्रिया करा देते हैं तो क्या बनता है ये हमें बताना है। तो देख लेते हैं जी। तो सबसे पहले मेथिल एल्कोहल ले लेते हैं। तो यहां पे अगर हम मेथिल एल्कोहल लेते हैं, मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH। मेथिल एल्कोहल को हमने ले लिया और इसको हमें किससे कराना है, सोडियम से क्रिया करा देना है। तो सोडियम से हम क्रिया करा देते हैं। तो जैसे ही सोडियम से क्रिया कराएंगे ना, तो ये जो सोडियम है, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक मात्रा में हाइड्रोजन है, ये बाहर निकल जाता है। तो बाहर तो ऐसे नवजात के रूप में नहीं निकलेगा, तो इसको हाफ H2 लिख सकते हैं। हाफ H2 का मतलब एक ही हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल देते हैं और ये जो सोडियम है ये यहाँ पे आकर ऐड हो जाता है। तो जब ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, CH3O और फिर से Na, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस ये क्या हो जाएगा, प्लस ये हाफ H2 हो जाएगा, ये हमारा हो गया ना। तो ये हमारा क्या है, मेथिल, ये हमारा क्या है जी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, मेथिल एल्कोहल। ये सोडियम है, ये हमारा क्या है, सोडियम मेथॉक्साइड हम कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, सोडियम मेथॉक्साइड। अच्छा, आपको नाम नहीं आ रहा होगा समझ में कि कैसे लिखा जा रहा है, तो आप परेशान नहीं होंगे। जब इसका भी IUPAC नाम हम कराएंगे ना तो आपको समझ में आएगा, इसका नामकरण हम सिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट हम चैप्टर में बता रहे हैं उसको आप पढ़ लीजिए। ये कोई मज़ा वाला खेल नहीं है बाबू कि आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, मैं आपको पहले ही कह दे रहा हूँ। अक्सर स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं ना, 20 मिनट में पूरा किताब खत्म, भैया कैसे हो पाएगा। और उस पर देखने पे ना मतलब इतना दिल में दुख लगता है, इतना कि 20 मिनट में पूरा किताब खत्म हो रहा है, उस पर ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे। बट हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, तो उस पर व्यूज़ कम आते हैं। व्यूज़ कम आने का मतलब क्या है, स्टूडेंट उसका वैल्यू नहीं कर रहे हैं। जबकि पास यहीं से होना है, मतलब पास होने का मतलब जो सीक्वेंस वाइज एक अच्छे तरीके से, एक अच्छी रणनीति के तहत बता रहे हैं, सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, चाहे व्यूज आए या ना आए, वहीं से तो अक्सर पास होंगे। बट क्या है ना कि मतलब चाहिए भाई बिना पढ़े हुए पास हो जाए, सर बता दीजिए कैसे हो पाएगा। ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं, मतलब कभी कभी ना दिमाग बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसे सुनता हूँ मैं तो मैं यही कहूँगा मन लगाकर पढ़ाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर मज़ा भी नहीं भी आ रहा है ना
तो पढ़ाई मज़ा नहीं है दोस्त, पढ़ाई मज़ा नहीं है। आप मज़ा लेने थोड़ी ना आए हैं, आप यहाँ पे नॉलेज लेने आए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है एसिटिक अम्ल से क्रिया। अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा एल्कोहल है यदि हम उसको एसिटिक अम्ल से क्रिया करा दें तो क्या बनता है ये हमें बताना है जी, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो एसिटिक अम्ल से हम क्रिया करा देते हैं। तो एसिटिक अम्ल का अगर सूत्र में पूछूं तो क्या होता है जी, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, यही ना होता है एसिटिक अम्ल का सूत्र। इसको अगर हम कर देते हैं मेथिल एल्कोहल से क्रिया, तो अगर हम इसकी क्रिया करा देते हैं तो क्या निकलता है यहाँ से समझिएगा। कुछ नहीं दोस्त, यहाँ से एक हमारा हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से एक OH निकल जाता है, ठीक है ना। तो दो हाइड्रोजन निकल के एक दो हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, दो हाइड्रोजन को H2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन भी तो है, तो ये हमने O लिख दिया, तो H2O बाहर निकल गए। तो अब बचा क्या, CH3COO CH3 बचा, तो ये हम लिख देंगे CH3COO और CH3, ये हमारा हो गया। इसको पास में लिख दे रहा हूँ H2O, ठीक है ना, ये हमारा हो गया जी। तो इसको आपको याद रखेंगे कि जब हम क्या करते हैं, मेथिल एल्कोहल को क्या करते हैं, मेथिल एल्कोहल को एसिटिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा मेथिल एसीटेट बन जाता है। तो इसका नाम भी आप लिख लीजिएगा मेथिल एसीटेट, ठीक है ना, मेथिल एसीटेट हो गया। यह हमारा क्या है, यह हमारा एसिटिक अम्ल है, ठीक है। अगला हमारा आता है बेंजोइक क्लोराइड से क्रिया। अब बेंजोइक क्लोराइड से कैसे क्रिया करेगा ये भी हम जान लेते हैं। तो सिंपल सी बात है जी, बेंजोइक क्लोराइड से हम किसकी क्रिया करा देंगे, ठीक है। तो देखिए बेंजोइक क्लोराइड से हम इसकी क्रिया करा देंगे, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। सबसे पहले हम क्या लेंगे जी, सबसे पहले हम इसको लेंगे मेथिल एल्कोहल के लेंगे। मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, CH3 और क्या होता है OH, यह हमारा मेथिल एल्कोहल हो गया। इसको हमें किससे क्रिया कराना है, बेंजोइल क्लोराइड से क्रिया करा देंगे। तो बेंजोइल क्लोराइड का सूत्र होता है C6H5COCl, यह हमारा बेंजोइल क्लोराइड हो गया। तो जब हम मेथिल एल्कोहल को बेंजोइल क्लोराइड से हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है दोस्त, तो यहाँ पे हमारा कुछ खास नहीं होगा। देखिए नॉर्मल सी बात है, यहां से होगा ये ना कि बात को समझिएगा, यहां से हमारा ये जब हम आपस में मेथिल एल्कोहल को बेंजोइल क्लोराइड से क्रिया करा देते हैं तो यहां से H निकलता है, यहां से Cl निकलता है। तो ये H और Cl, H प्लस और Cl माइनस, मतलब HCl ये बाहर निकल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ये HCl पहले तो बाहर निकल गए, ठीक है ना। उसके बाद बचा क्या, CH3, देखिए CH3 बचा, फिर से यहाँ पे O है, यहाँ पे CO है, यहाँ पे C6H5 है। तो पहले CH3 को हम लिख देते हैं, तो CH3, ठीक है ना, CH3 हमने लिख दिया, या CH3 को भी हम लिख सकते हैं, चलिए यहाँ से ही हम लिख देते हैं। C6H5 है ना, तो इसको हम लिख देते हैं C6H5 हमने लिख दिया। फिर CO है तो CO लिख दिया, फिर यहाँ पे एक O है ना तो O और फिर CH3 लिख देंगे, तो O हमने लिख दिया, फिर CH3 हमारा बन गया। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट ये हमारा बनेगा जी, ठीक है ना, ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाएगा मेथिल बेंजोइट, ठीक है ना, ये हमारा क्या बन जाएगा, मेथिल बेंजोएट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये हमारा इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल बेंजोएट। मोस्टली बात आपको समझ में आ रही है ना, कैसे ये रिएक्शन हो रहा है, यहाँ से H यहाँ से Cl कैसे निकले, ठीक है। तो ये कैसे निकल रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा है। रिएक्शन पूरी तरीके से संतुलित है जी, बेंजोइल क्लोराइड है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बेन, ठीक है। अगला उपयोग हम देख लेते हैं, फटाफट हम उसका उपयोग भी देख लेते हैं, बेटर रहेगा।
तो उपयोग में क्या आता है, सबसे पहला उपयोग है कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उन सभी के निर्माण में इसका उपयोग हम करते हैं। दूसरा आता है रंजकों और औषधियों के निर्माण में। इसका मतलब समझ रहे हैं, रंजक मतलब ये होता है दोस्त, रंजक मतलब रंगों के निर्माण में, और औषधियाँ मतलब दवाइयों के निर्माण में होता है। सेंट बनाने में, इत्र परफ्यूम जो होता है उसको बनाने में किया जाता है। कार्बनिक विलायकों के रूप में, जो कार्बनिक विलायक हैं, ठीक है ना, उनके रूप में भी इसका उपयोग होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। हाँ जी, चलिए अच्छी बात है, इतना आप समझ गए। हाँ चलिए अंत में, अभी तो बहुत सारे सेशन, अभी तो हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, अभी हमें बहुत सारे प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक निर्माण की विधि हम देखेंगे। बट उससे पहले मैं कहूँगा कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भैया चैनल को अगर मतलब वीडियो पसंद आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके लिए यहाँ पे मेहनत किया जा रहा है, तब जाकर मैं कहूँगा कि वीडियो को लाइक तो आप कर ही देंगे, ठीक है ना। चैनल पे आप केवल हमसे यही कहूँगा कि आपको क्या आगे कंटेंट चाहिए उसके बारे में आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री का ये 7th चैप्टर हमने 1 शॉट करा दिया, फिजिक्स का भी हमने 7th चैप्टर तक 1 शॉट करा दिया है। अगर 8 चैप्टर का 1 शॉट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। और एक वीडियो अगर ये पसंद आ रहा है तो एक दिल वाली इमोजी आप जरूर भेज देंगे। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि चैनल पे नहीं होंगे ना, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मैं आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में कुछ हेल्प कर सकूं और आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए एक अच्छा प्रिपरेशन यहाँ पे करा सकूं, जिससे आप पढ़कर और आगे बढ़ सकें, ठीक है ना। अब वीडियो को शेयर तो कहना नहीं है, आप जब मन करें आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतना हमें यहाँ पर सुन लिया। चलिए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला आता है मेथिल एल्कोहल बनाने की विधि। मेथिल एल्कोहल बनाने की विधि अब देख लेंगे। अब देखिए मेथिल एल्कोहल बनाना है हमें। मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH, यह हमारा मेथिल एल्कोहल है। या हम कह सकते हैं इसका सूत्र ऐसे भी हम लिख सकते हैं CH3CH2OH। तो ये भी मेथिल एल्कोहल है, ये भी मेथिल एल्कोहल है। कैसे, 2 कार्बन है तो यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है तो 3 और 2 5 हाइड्रोजन है, और OH है तो OH है, मतलब बात बराबर है जी। तो मेथिल एल्कोहल अब हमें बनाना है, सॉरी एथिल एल्कोहल हमें बनाना है, ठीक है ना। तो एथिल एल्कोहल कैसे बनेगा, अब चलिए हम इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए एथिल एल्कोहल है, 2 कार्बन है ना एथिल एल्कोहल। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जब एथिल ब्रोमाइड को सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ जल अपघटन कराते हैं तो हमारा एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। कैसे होगा जी, तो हमने यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि हम सबसे पहले एथिल ब्रोमाइड को लेंगे। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है C2H5Br, यह हमारा एथिल ब्रोमाइड हो गया। अब एथिल ब्रोमाइड को हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे। सिल्वर हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है AgOH। सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे, इसका क्या करा रहे हैं, जल अपघटन कराएंगे, जल अपघटन। इसका जल अपघटन जब कराते हैं तो देखिए क्या मिलता है, यहाँ से कुछ खास नहीं दोस्त, यहाँ से ये इतना हमारा प्रोडक्ट बाहर निकलता है AgBr, ये सिल्वर ब्रोमाइड ये सबसे पहले बाहर निकल जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड ये बाहर निकल गया। बचा क्या, C2H5OH, ये हमारा बचा, तो ये हम लिख देते हैं C2H5OH। ये हमारा क्या है, इसको कहते हैं एथिल एल्कोहल। ठीक है ना, ये एथिल एल्कोहल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एथिल ब्रोमाइड है। तो एथिल ब्रोमाइड को हमने सिल्वर हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराया तो देख लीजिए एथिल एल्कोहल का निर्माण हो गया है। समझ ही सकते हैं AgBr सबसे पहले साइड में यहाँ पे निकल गया है, बचा क्या C2H5OH, तो C2H5OH लिख दिया, एथिल ब्रोमाइड का निर्माण हो गया। यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि जब एथिल ब्रोमाइड को सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ जल अपघटन कराते हैं तो एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है।
नेक्स्ट देखिए, अभी तो ऐसे मैं आपको बता दूं, एथिल एल्कोहल बनाने की बहुत सारी विधियां हैं। अब सभी पे तो हम डिस्कस करेंगे नहीं, ना ही हमसे एग्जाम में सभी पूछेगा कि सभी लिखना है आपको 1 से 2 आप लिख दे वही बहुत है। तो दूसरा एक और हम बता दे रहे हैं कि दूसरा एथिल एल्कोहल एक और विधि से बता ऐसे मतलब बना सकते हैं, जो है कि एथिल एसीटेट को लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा देंगे। जैसे ही क्रिया कराएंगे ना तो हमारा एथिल एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या लेना है, हमें ले लेना है एथिल एसीटेट, ठीक है ना। एथिल एसीटेट हमें ले लेना है, तो हम चलिए ले लेते हैं। तो ये हमारा एथिल एसीटेट हो जाएगा CH3COO C2H5, ये हमारा एथिल एसीटेट हो गया। अब एथिल एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा देंगे NaOH। इसके साथ अगर हम इसका क्या करा देते हैं, इसके साथ क्रिया करा देते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है ये आप समझिएगा, ठीक है ना। सबसे पहली बात यहाँ पे समझिएगा क्या होता है, कुछ खास नहीं होगा दोस्त। यहाँ पे ये होगा ना, समझिएगा बात को, यहाँ से ये होगा कि यहाँ से ओनली हमारा यहाँ से ओनली N निकलता है, मतलब सोडियम, ठीक है ना। ये हमारा सोडियम N+ है, ये OH- होता है, ठीक है। तो यहाँ से केवल N निकलता है और इतना यहाँ से ये निकलता है हमारा, यहाँ से ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ से ये निकलता है इतना ये। तो देखिए CH3COONA ये सबसे पहले साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये मैं लिख दे रहा हूँ CH3COO और फिर से क्या है Na है, तो ये हमारा बाहर निकल गया। बचा क्या, C2H5OH बता, तो ये हम लिख दे रहे हैं C2H5 और OH, ये हमने लिख दिया। ये क्या है, हमारा एथिल एल्कोहल है। ये एथिल एल्कोहल है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे एथिल एसीटेट है, तो ये मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये आप समझने के तौर पे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, एथिल एसीटेट है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका हमने क्या करा है, जल अपघटन कराया है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे जल अपघटन कराया था, ठीक है ना, तो उसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला हमारा अब आता है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, जो है हमारा एथिल एल्कोहल का भौतिक गुण। अब भौतिक गुण कोई आपसे पूछ दे तो क्या कहेंगे, तो नॉर्मल सामने लिखा हुआ है, याद रख लीजिएगा। सबसे पहला, यह रंगहीन होता है, ज्वलनशील होता है। रंगहीन का मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है, ज्वलनशील द्रव है, मतलब जलाने पर जलने लगेगा। दूसरा हमारे यहाँ पे आता है, जो है इसमें विशिष्ट गंध होती है, मतलब एक विशेष प्रकार की गंध होती है। दूसरा हमारा कह रहा है, यह स्वाद में तीखे होते हैं, तीखा मतलब कड़वा होता है। अगला आता है, यह उदासीन होते हैं, मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे 4 आपको समझ में आ गए होंगे। अगला हमारा आता है रासायनिक गुण, ठीक है ना। तो रासायनिक गुण, सबसे पहले एथिल एल्कोहल का हम रासायनिक गुण हम देख लेते हैं। तो इसके निम्नलिखित गुणों में से हम 2 गुण यहाँ पे लिखना है हमें। सबसे पहले सोडियम के साथ क्रिया और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया। सोडियम के साथ कैसे क्रिया करता है ये सब आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह देता है ऐसे, क्या होता है जब मैं कह देगा कि जब हम एथिल एल्कोहल को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा, अब आपको बताना होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले एथिल एल्कोहल ले लेंगे C2H5 और OH। ये हमने एथिल एल्कोहल ले लिया और इसको सोडियम से हम क्रिया करा देते हैं। अब देखिए, जैसे ही हम एथिल एल्कोहल को हम ले लेते हैं यहाँ पे और सोडियम के साथ क्रिया करा देते हैं तो क्या होगा। अभी इस जब मेथिल एल्कोहल कराया था तो उसमें भी हमने क्या किया था, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ना, इसको बाहर निकाले थे। तो नवजात हाइड्रोजन है तो ये बाहर निकलेगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे, हाफ H2 लिख देते हैं। हाफ H2 का मतलब एक हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे क्या होगा, C2H5ONA हो जाएगा, तो ये C2H5ONA हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, हमारा 2 कार्बन है ना, तो सोडियम एथॉक्साइड हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड
साइट, ठीक है ना। तो इतनी बात आप याद रखेंगे। दूसरा आता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अगर क्रिया करता है तो क्या बनेगा हमारा, ये हम देख लेते हैं जी, ठीक है ना। चलिए, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अगर हम क्रिया करा देते हैं तो सबसे पहले हम एथिल एल्कोहल को ले लेते हैं C2H5OH, ये हमारा एथिल एल्कोहल हो गया। अब इसको हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की कोई भी हम ले लेते हैं, जैसे कि C2H5MgBr, ये हमने यहाँ पे एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हमने ले लिया जो है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है ना। तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया। एथिल अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का मतलब ये है ना कि जैसे R हो और MgBr जुड़ा हुआ हो, तो वही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ये है जी। तो यहाँ पे देखिए R के जगह पर C2H5 है और MgBr है, मतलब एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये क्रिया करेंगे तो क्या क्या बनेगा यहाँ पे, यही हमें लिखना है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं जी क्या क्या बनता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे होगा क्या दोस्त, सबसे पहले चलिए, तो यहाँ से होगा ये कि यहाँ से सबसे पहले ये निकलता है हमारा C2H5O, इतना ये हमारा निकलेगा, और यहाँ से हमारा MgBr निकलेगा, ठीक है ना। ये हमारा MgBr निकलेगा, तो ये हमारा सबसे पहले इतना निकल जाता है। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, C2H5O MgBr। तो यहाँ पे मैं नीचे साइड प्रोडक्ट के रूप में लिख दे रहा हूँ, क्या बच गया, C2H5O फिर से MgBr, ठीक है ना। C2H5O MgBr हो गया, C2H5O MgBr हो गया। अब क्या है, C2H5 और यहाँ का एक हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन ये है इसके साथ जुड़ जाएगा तो C2H6 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। और ये हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है जो है C2H6, ठीक है ना। अब C2H6 का मतलब क्या है, दो कार्बन है ना, तो एथेन है जी, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे नाम भी लिख दे रहा हूं एथेन। 3 कार्बन होता तो प्रोपेन हो जाता, ठीक है, 1 कार्बन होता तो मेथेन हो जाता, ठीक है ना। चलिए, इतनी बात समझ के उपयोग आप देख लें। तो यहाँ पे उपयोग नॉर्मल सामने लिखा हुआ है। सबसे पहली बात कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, दूसरा मैं कहूँगा कि कार्बनिक विलायकों के रूप में, शराब के निर्माण में, और मोटर और जहाज ईंधनों के रूप में इसका उपयोग होता है, ठीक है ना। चलिए दोस्त, मैं आपको बता दूं इन्वर्टर मेरा डिस्चार्ज हो रहा है, फिलहाल जितना देर चल रहा है चलने दीजिए, कोई बात नहीं है। मैं इतना आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं ना, तब जाकर आप वीडियो को ज़रूर लाइक करने के साथ साथ चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, आपके लिए सबसे खास बात यह है कि देखिए केमिस्ट्री जो है ना, केमिस्ट्री तो पूरी आपकी केमिस्ट्री का जो नोट्स है वो हम आपको ओनली हम कितने में, हम आपको फुल नोट्स जो है वो ओनली 99 रुपये में प्रोवाइड किया जा रहा है। फुल नोट्स यहाँ पे याद रखेंगे, ये फुल नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं ओनली 99 रुपये में, ठीक है ना। तो नोट्स आप ज़रूर ले सकते हैं, जिससे आपको सिंपल लैंग्वेज में सभी नोट्स मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज केमिस्ट्री का ऑल चैप्टर का मिलेगा, वहाँ से अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नोट्स लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है हमारा फिनोल बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब हम जानने वाले हैं अपना चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर का, जो है हमारा फिनोल बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला विधि इसमें क्या पूछता है, कह देगा क्वेश्चन फिनोल बनाने की प्रयोगशाला विधि पूछ लेगा, या कभी कोई प्रयोगशाला ना पूछकर कह देता है कि फिनोल बनाने की औद्योगिक निर्माण की विधि तथा इसके गुण और उपयोग लिखिए।
तो आपको बनाने की विधि के साथ साथ आपको इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग लिखना होता है। तो चलिए एक एक करके हम सभी को देख लेंगे। सबसे पहले फिनॉल बनाने की बहुत सारी विधियां हैं प्रयोगशाला विधि में भी। तो जैसे हमने यहाँ पे ले लिया है जो है डाइजोनियम लवण के जल अपघटन द्वारा, मतलब डाइजोनियम लवण है उसका जल अपघटन हम करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। अब कैसे प्राप्त होगा ये हम देख लेते हैं जी, ठीक है ना। तो डाइजोनियम हमें लवण लेना है। अच्छा, डाइजोनियम लवण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो डाइजोनियम लवण का सूत्र होता है, जैसे कोई भी डाइजोनियम लवण ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि एक बेंजीन रिंग, इसके ऊपर क्या है जो हमारा N2Cl, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड हो गया। तो ये एक डाइसोनियम लवण है ना, ठीक है, क्लोराइड हमने जोड़ दिया है। तो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड हमने यहाँ पे ले लिया है। छोटा तो नहीं है ना जी, चलिए मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पतला करके लिख रहा हूँ जिससे समझ में आएगा। यहाँ पे N2Cl है, यहीं से ये एक बेंजीन रिंग बन रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड है। अब बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड का हम क्या करा देंगे जी, हम इसका क्या करा देंगे, हम इसका जल अपघटन करा देंगे। तो जैसे ही इसका जल अपघटन कराएंगे, मतलब जल से क्रिया करा देते हैं, तो जल का सूत्र होता है H2O या HOH हम लिख सकते हैं। और इसको जो क्रिया कराएंगे वो अम्ल की उपस्थिति में हम कराते हैं। किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं। तो यहाँ से होगा क्या दोस्त, यहाँ से सबसे पहले देखिए, यहाँ से ये नाइट्रोजन सबसे पहले बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से ये नाइट्रोजन N2 जो है ये नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गया। फिर यहाँ से देखिए इतना ये निकल जाता है, यहाँ से ये यहाँ से इतना ये बाहर निकल जाएंगे, ये समझ रहे हैं, HCl ये बाहर निकल जाएंगे। तो इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि HCl ये बाहर निकल गए। तो बताइए ऊपर वाला सब निकल गए हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन भी निकल गया है, तो बचा ओनली OH ना, ये OH यहाँ पे जाकर जुड़ जाता है। तो बेंजीन के ऊपर ये बेंजीन रिंग है, अब इसके ऊपर ये क्या हो गया, जुड़ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, फिनॉल, फिनॉल हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। तो ये हमारा फिनॉल बन गया जी। तो इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड से हमने जल अपघटन करा दिया, अम्ल की उपस्थिति में हमें फिनॉल का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा पहली विधि था। दूसरा आता है, दूसरा विधि भी हम जान लेते हैं, प्रयोगशाला विधि ही है, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हेलोबेंजीन के जल अपघटन कराएंगे। अब हेलोबेंजीन के अगर हम जल अपघटन करा देते हैं ना, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, उससे भी हमें क्या मिल जाएंगे, उससे भी हमारा फिनॉल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे हेलोबेंजीन हम ले लेते हैं। हेलोबेंजीन मतलब क्या हो जाएगा, एक बेंजीन रिंग होगा। हेलोबेंजीन का मतलब मान लेते हैं इसके ऊपर अगर हमने हेलोबेंजीन मतलब कोई भी लवण अगर हमने जोड़ दिया यहाँ पे, जैसे Cl हो गया, तो ये क्लोरोबेंजीन हो गया। तो ये हमारा एक हेलोबेंजीन ही है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया, ये एक हेलोबेंजीन है। अब इसका हम क्या करा देंगे, जल अपघटन करा देंगे। तो जल अपघटन कराने में हम क्या लेते हैं, यहाँ पे यूज हम ये करेंगे, इसका जल अपघटन कराएंगे, पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हम क्या करेंगे, इसका जल अपघटन करा देते हैं, मतलब जल अपघटन करा देते हैं। तो अगर जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं, तो देखिए होता यहाँ पे ये है ना कि ये जो दो यहाँ पे सोडियम है इस क्लोरीन के साथ क्रिया कर लेता है, और जैसे ये क्रिया करता है तो NaCl, ये NaCl बनकर बाहर निकल जाते हैं, NaCl बनकर बाहर निकल गए। और ये जो OH है ये बेंजीन के ऊपर आकर जुड़ जाता है। तो ये हमारा बेंजीन है और इसके ऊपर आकर OH जुड़ जाता है, बेंजीन है इसके ऊपर OH आकर जुड़ जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फिनॉल। यही ना फिनॉल का सूत्र है जी। या तो फिनॉल को आप इस तरीके से बना दें, बेंजीन के ऊपर OH, या फिनॉल का सूत्र हम ये भी लिख सकते हैं C6H5OH, ये भी हमारा फिनॉल ही है जी, ठीक है ना। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट आप लेते हुए चलिएगा, ठीक है ना, ठीक है।
चलिए इतनी बात समझ के अब हम जान लेते हैं, ये तो अभी हमने 2 प्रयोगशाला विधि जाना, अब हम जान लेते हैं औद्योगिक विधि, जिसे हमें पहला हमारा जाना जाएंगे जो है रासिंग प्रक्रम द्वारा। अब रासिंग प्रक्रम द्वारा कैसे बेंजीन का मतलब हमें फिनॉल बनाना है ये समझिए। तो रासिंग प्रक्रम में हम सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्त, यहाँ पे हम ले लेते हैं बेंजीन रिंग को। रासिंग प्रक्रम में हम सबसे पहले एक बेंजीन लेंगे, तो बेंजीन का सूत्र हो गया, बेंजीन के ऊपर मतलब एक हमने यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा दिया है, ये सभी सिरों पर हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन होते हैं ना, सभी पर है बट एक हमने हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये हमारा बेंजीन हो गया। सबसे पहले हम बेंजीन को ले लेते हैं और इसको हम एक अम्ल से क्रिया करा देते हैं, जैसे कि HCl, ये हमारा HCl एक अम्ल है, इससे क्रिया करा देते हैं। और नवजात हाइड्रोजन के ऑक्सीजन की उपस्थिति में मतलब O2 की उपस्थिति, मतलब O2 मतलब थोड़े सा वहाँ पे वायु भी होना चाहिए। और यहाँ पे हम उत्प्रेरक यहाँ पे जो लेंगे उसका नाम आप याद रखेंगे, यहाँ पे कौन सा उत्प्रेरक हम लेंगे, Cu, यहाँ पे ये हम उत्प्रेरक ले रहे हैं जो है CuCl2 और दूसरा हमारा हो जाएगा FeCl3। इनमें दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं, CuCl2 लिख ले या FeCl3 लिख दें, इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। जैसे ऐसा आप लेते हैं ना तो देखिए यहाँ से हमारा होगा ये दोस्त कि देखिए यहाँ से होगा ना, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और ये हमारा देखिए हाफ O2 है मतलब एक ऑक्सीजन है, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन H2O बन जाएगा। तो ये H2O बनकर ये बाहर सबसे पहले साइड प्रोडक्ट के रूप में H2O बनकर बाहर निकल जाते हैं, निकल गए ना। तो उसके बाद बचा ओनली यहाँ पे क्लोरीन, ये क्लोरीन जाकर इस बेंजीन के ऊपर जुड़ जाता है। तो ये अगर इसके ऊपर जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाता है, यह हमारा बेंजीन के ऊपर ये Cl जुड़ गया, इसका मतलब क्लोरोबेंजीन बन गया, ठीक है ना, या बेंजल क्लोराइड भी हम कह सकते हैं। तो ये क्लोरोबेंजीन मोस्टली हमारा बन गया है। अब इस क्लोरोबेंजीन का फिर से हम क्या करते हैं, इसका जल अपघटन करा देते हैं, इस क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन करा देते हैं। तो जल अपघटन हम करा देते हैं HOH के साथ, और यहाँ पे जल अपघटन मतलब जल से क्रिया करा देंगे, और यहाँ पे इसका एक हम यहाँ पे उत्प्रेरक लेंगे SiO2, ठीक है ना। तो जो हमारा SiO2 से हम यहाँ पे उत्प्रेरक लेकर क्रिया करा देंगे। तो होता क्या है दोस्त यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे होगा ये ना कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक Cl निकल गया, तो ये HCl माइनस HCl हम लिख दे रहे हैं, मतलब एक हाइड्रोजन एक Cl मतलब HCl बनकर ये बाहर निकल गया। और ये बेंजीन के ऊपर ये जो OH है, ये OH है, ये जुड़ जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा बेंजीन है, अब बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ गया, OH, ये OH जुड़ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर OH जुड़ गया, तो ये हमारा क्या है, फिनॉल है, फिनॉल है, ये हमारा फिनॉल है जी। यही तो हमें बनाना था ना। तो औद्योगिक विधि में हम इस प्रकार से फिनॉल का निर्माण हम करते हैं जी, ये सब आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ समझ के होंगे। इन्वर्टर मेरा डिस्चार्ज हो रहा है इसीलिए थोड़ा सा मैं फास्ट चलूँगा। अगला आता है भौतिक गुण। अब भौतिक गुण में क्या जानेंगे, सबसे पहली बात है फिनॉल द्रव और निम्न गलनांक वाला ठोस पदार्थ होता है। मतलब क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, निम्न गलनांक वाला, सिंपल से कह दे तो निम्न गलनांक वाला ठोस पदार्थ ही होता है। दूसरी बात ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा फिनॉल है ना वो रंगीन होता है, मतलब कोई कलर होगा, उसके बाद विशिष्ट गंध उसमें होता है और ठोस पदार्थ होता है जी। अगला हम कह सकते हैं यह वायु या प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होने के कारण गुलाबी या लाल रंग में बदल जाता है। मतलब अगर फिनॉल को हम अगर वायु की उपस्थिति में रख देंगे तो वो गुलाबी या लाल रंग का हो जाएगा। अगला आता है अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध होने के कारण इसका क्वथनांक अधिक होता है। मतलब अंतर आणविक बंध जो है ना ये एक मजबूत बंध है जी, मजबूत बंध है। जब मजबूत बंध है इसलिए इसका क्वथनांक क्या है, इसका क्वथनांक जो है वो अधिक है। अधिक का मतलब ये है इसको अगर हम जलाएंगे ना, गर्म करेंगे, ये जल्दी वाष्प में नहीं बदलेगा, ठीक है ना, ये बातें हैं जी। अगला आता है हमारा उपयोग। उपयोग हम जान लेते हैं तो कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में इसका पहला उपयोग है।
दूसरा आता है कि औषधियों या रंजकों के निर्माण में, दूसरा आता है विस्फोटक मतलब बम बनाने में, और स्याही के संरक्षण में, स्याही जितने भी होते हैं उसकी रक्षा करने में किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों के निर्माण का मतलब आप समझे हैं? नहीं समझे तो मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे ये हमारा कार्बनिक यौगिक ही है, मतलब जो फिनॉल है ना कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में ही किया जाता है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जितने भी कार्बनिक यौगिक होंगे, ठीक है ना, जिसमें कार्बन आ जाएंगे वो सब हो जाएंगे, जैसे C2H5OH हो गया, एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, ये सभी हमारे क्या है कार्बनिक यौगिक ही हैं। तो इन सभी के निर्माण में इसका उपयोग होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि सबसे पहली बात हमने बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक विधि देख लिया, भौतिक गुण देख लिए, उपयोग देख लिए। बचा क्या दोस्त? एक रासायनिक गुण बचा हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं। क्यों नहीं देखेंगे जी, बिल्कुल देखेंगे। रासायनिक गुण, अब रासायनिक गुण में क्या आ जाता है, इसके निम्नलिखित गुण होते हैं, जिसमें पहला हमें पढ़ना है प्रबल क्षार से क्रिया। अब प्रबल क्षार से कैसे क्रिया करता है ये भी हम जान लेते हैं जी। तो देखिए यहाँ पे फिनॉल हम लेंगे, अब प्रबल क्षार से यहाँ पे हम क्रिया कराएंगे। चलिए तो हम यहाँ पे फिनॉल ले लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फिनॉल ले लेंगे। फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH, या बेंजीन रिंग के ऊपर OH जोड़ देंगे, तो ये हमारा फिनॉल हो गया। अब फिनॉल का हम क्या करेंगे, प्रबल क्षार से क्रिया करा देंगे। प्रबल क्षार कोई भी हम ले सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार हो सकता है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हम ले सकते हैं, ये भी प्रबल क्षार ही है, पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे ले लेते हैं। और जैसे ही हम इसकी क्या कराते हैं, इसकी हम क्रिया करा देते हैं। तो हम क्रिया कराएंगे ना, तो यहाँ पे होगा क्या दोस्त, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से OH निकलता है, ये इतना निकलेगा बाहर। तो जब H और OH बाहर निकलता है तो मतलब इसका मतलब क्या है कि H2O, दो हाइड्रोजन है ना, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, H2O बनकर बाहर निकल गया। बचा क्या, C6H5ON ने बचा, तो ये हम लिख देंगे C6H5O और फिर से Na, ठीक है ना। तो ये हमारा C6H5ONA ये हमारा बन जाता है, ठीक है ना, ये हमारा बन जाता है। अब इसको हम क्या कहेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड, ये हमारा सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रबल क्षार है जी, क्या है, मजबूत क्षार है। दूसरा हमारा आता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। अब हम क्या करेंगे, जो फिनॉल है ना उसको हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करा देंगे। तो देख लेते हैं जी क्या बनता है यहाँ पे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से यदि हम क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं जी, सबसे पहले हम क्या लेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराना है तो नॉर्मल सी बात है, हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे फिनॉल ले लेंगे। तो फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH, ये फिनॉल हो गया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक देखिए हमने बताया था कि R के साथ MgBr, R क्या है, एल्काइल समूह है, तो एल्काइल की जगह पर जैसे कि CH3 भी ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो CH3 अगर हम रखते हैं यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, CH3MgBr, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। तो अगर हम क्या करते हैं जी, फिनॉल को क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं, तो यहाँ से होता क्या है दोस्त, तो यहाँ से होगा ये ना कि यहाँ से एक ये हाइड्रोजन H+ है, ये माइनस हमारा है ना, ये आपस में क्रिया कर लेते हैं। तो समझिएगा C है, समझिएगा C है, 3 हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे CH4 हमारा ये बन गया। उसके बाद बचा यहाँ पे क्या, C6H5OMgBr, तो ये हम लिख देंगे C6H5O और MgBr, तो ये हमारा बन गया जी। नॉर्मल सी तो बात है, यही हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया, ठीक है ना। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करेगा तो CH4 बन जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं जी, मेथेन, ठीक है ना। जैसे कि C2H6 हमने कहा था, तो इसको क्या कहा था, एथेन कहा था। मेथेन, एथेन, प्रोपेन सभी का सूत्र होता है। ये सब बेसिक चीजें हैं जो हमने जो हम कह सकते हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरिल जो चैप्टर है उसमें बेसिक अगर हम पढ़े होते हैं तो वहाँ पे आपको समझ में आता। ये सभी है जी, बट बेसिक आप ही खुद नहीं पढ़ना चाहते,
अब मैं देखता हूँ एक दो स्टूडेंट है जो कहते हैं भैया बेसिक से पढ़ा दीजिए। कैसे पढ़ा दे भैया, कैसे पढ़ा दे? आप सोच रहे हैं, आप ही सोचिए, थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा, आप ही सोचिए, आप पढ़ रहे हैं, आपका नंबर ही ना आए या कितना भी मेहनत करें आपका नंबर कम आए, दुख लगेगा ना? लगेगा कि नहीं लगेगा? आप नहीं पढ़ेंगे, आपका नंबर ज़्यादा आ रहा है तो आप क्या करेंगे? आप पढ़ेंगे जी? नहीं पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। जो नंबर के लिए पढ़ रहे हैं उनका तो यही है ना जी। तो मोस्टली सब कुछ चाहिए ना आपको, नॉलेज के साथ साथ नंबर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना दोस्त। वही है जी, नंबर चाहिए, नंबर के लिए भी मेहनत करते हैं, चाहते हैं स्टूडेंट पास हो जाएं, तो वही हाल है दोस्त। बेसिक से पढ़ाता तो हूँ, बट दुख लगता है ना कि स्टूडेंट चाहते हैं ना 20 मिनट 15 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट कैसे हो जाए, कैसे पास हो जाए, इस पर ज़्यादा उन लोग का कंसंट्रेट है, फोकस इस पर रहता है। ऐसा रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। और सपोर्ट भी करने वाला आप ही लोग हैं जो देख रहे हैं, तो उनसे मैं कहूँगा कि आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको आगे कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या कुछ नहीं तो एक दिल वाली इमोजी भी हमें भेज सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। अगर लगता है आपके लिए मेहनत हम कर रहे हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे मेन प्रोडक्ट हमारा मीथेन बनता है दोस्त, ठीक है ना? आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये क्या है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो यह हमारा लिख लीजिएगा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। अगला आता है जिंक से क्रिया। अब जिंक से क्रिया कैसे हम कराएंगे फिनॉल से, ये भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम फिनॉल को ले लेंगे और जिंक से हम क्रिया करा देंगे। तो फिनॉल का सूत्र क्या होता है दोस्त? फिनॉल का अभी तक हम सूत्र ये नहीं देख रहे हैं जी, C6H5OH, ये हमारा फिनॉल है और इसको जिंक के साथ क्रिया करा देना है। तो जैसे ही हम जिंक के साथ क्रिया करा देते हैं, कुछ नहीं होता है दोस्त। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये ऑक्सीजन है, इस जिंक के साथ क्रिया कर लेता है और जिंक ऑक्साइड बन जाता है। जिंक ऑक्साइड बनकर बाहर निकल जाता है। अब बचा क्या? C6H5 और यहाँ का एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाता है तो C6H6 बन जाता है। तो C6H6 प्लस क्या हो जाता है, ये जिंक ऑक्साइड है ना, जिंक ऑक्साइड, समझ रहे हैं ना? तो जिंक ऑक्साइड ये बाहर निकल गया और C6H6 हो गया, तो ये हमारा बेंजीन हो गया, ठीक है? तो ये हमारा बेंजीन हो गया, इसको याद रखेंगे। चलिए, ये हमारा फिनॉल है, ये जिंक है जी। अगला हमारा आता है PCl5 से क्रिया। मतलब PCl5 से यदि फिनॉल क्रिया करता है तो क्या बनता है? तो सबसे पहले हम फिनॉल ले लेंगे C6H5OH, ये हमारा फिनॉल हो गया। अब हम क्या ले लेंगे? PCl5 ले लेंगे, PCl5। अब जैसे ही हम PCl5 से हम क्रिया कराते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या बनेगा दोस्त, ठीक है ना? देखिए क्या क्या बनता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सभी जगह बंद है ना, यहाँ पे सभी जगह बंद है। तो देखिए यहाँ का ये बंद पहले टूटता है, पहले ये वाला बंद टूटता है, समझिएगा, ये बंद टूटेगा, फिर इसके बीच वाला ये भी बंद टूटेगा, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच है ये बंद टूटता है। और समझिएगा यहाँ पे P और Cl मतलब क्लोरीन 5 है, तो देखिए एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाता है, एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाता है। तो अब क्या बचा? 2 क्लोरीन इधर इधर जुड़ गए तो 3 और क्लोरीन बचे हुए हैं, मतलब PCl3 बचा हुआ है। तो देखिए PCl3 है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, ये Cl इसके साथ और ये Cl हाइड्रोजन के साथ, ऐसे ये होता है जी। तो ये कैसे होगा? अगर हम यहाँ पे लिख दें C6H5 और Cl, C6H5Cl हो गया। फिर से यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो उसके बाद क्या हो जाएगा? POCl3, ठीक है ना? यहाँ पे POCl3 हमारा बन गया, फिर से H और Cl, तो ये हमारा HCl बन गया। अगला हमारा क्या है? HCl बन गया। तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा क्या है? क्लोरोबेंजीन है। ये हमारा क्लोरोबेंजीन है जी।
मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा रासायनिक गुण। देखिए हमने सब कुछ जान लिया, रासायनिक गुण भी देख लिया, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग सब देख लिए हैं, बनाने की प्रयोगशाला विधि, निर्माण की विधि सब देख लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन हो जाएंगे, जिससे हम आपकी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की तैयारी अच्छे तरीके से करा सकें। और वहाँ पर लिंक भी है फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, वहाँ से अपनी पढ़ाई आप कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए जी, स्क्रीनशॉट आप इसका नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला आता है हमारा डाई एथिल ईथर। अगला आता है डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। देखिए ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए 5 हमने कहा था ना, 5 प्रयोगशाला विधि या औद्योगिक निर्माण की विधि, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। सब देखिए सब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, जब भी पूछेगा इसके साथ भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग सब पूछता है। तो चलिए जी, प्रयोगशाला विधि है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब एथिल एल्कोहल को 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं, सांद्र H2SO4 के साथ उपस्थिति में गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। मतलब सबसे पहले हम क्या लेंगे, एथिल एल्कोहल ले लेंगे। एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। ये एथिल एल्कोहल है, इसको हम क्या करेंगे, सांद्र H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 के साथ उपस्थिति में हम क्रिया करा देंगे। क्रिया करा देंगे कितने में, 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर। 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम क्या करा देंगे, इसकी क्रिया करा देते हैं। जैसे ही हम इसकी क्रिया करा देते हैं तो अब क्या बनता है जी, यहाँ पे ये समझिएगा। देखिए यहाँ पे जब भी हम ऐसे क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो यहाँ पे हम 2 मात्रा में ये C2H5 मतलब हम एथिल एल्कोहल को 2 मात्रा में ले लेते हैं। तो ऐसे अगर हम क्रिया कराते हैं ना, जैसे फिलहाल ऐसे भी हम बता देंगे बट यहाँ पे आप समझ नहीं पाएंगे उस तरीके से। इस तरीके से इजी तो हो जाए, एक लाइन में हो जाएगा बट आप समझेंगे नहीं, और समझाना बहुत ज़रूरी है जी। ऐसे हम लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे ये है एथिल एल्कोहल। सबसे पहले देखिए जब एथिल एल्कोहल को लिया गया है तो एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH है। तो इसी का 2 हम चाहें तो 2 लिख दें, या इसी को एक बार और हम लिख देते हैं C2H5OH। ठीक है, या तो यहाँ पे लिख दें। चलिए हम यहाँ पे आप समझेंगे, मतलब मैं ये चाहता हूँ आप समझ जाए जी। देखिए C2H5OH है, फिर से एक और हम C2H5OH ले लेते हैं। हम चाहते तो वहाँ पे 2 भी लिख सकते थे, फिर भी वही बात होता, पर हमने ऐसा लिखा C2H5OH फिर C2H5OH। तो एथिल एल्कोहल को हमने ले लिया, इसको हम क्या कर दे रहे हैं, इसको हम 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर और किसके साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, मतलब H2SO4 की उपस्थिति में हम क्या कराते हैं, क्रिया करा देते हैं। जैसे ही हम इसकी क्रिया कराएंगे तो होगा क्या दोस्त, ये आप समझिएगा। होगा ये दोस्त कि यहाँ से होगा ये कि यहाँ से OH निकलता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है। तो ये क्या निकलेगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तो मतलब H2O, ये H2O बनकर बाहर निकल गया। यहाँ पे इस कलर से मैं लिख दे रहा हूँ, ये H2O बनकर बाहर निकल गया। अब बचा क्या, C2H5O C2H5, तो यही ना बचा जी। तो C2H5O और C2H5, ये हमारा क्या हो गया, डाई एथिल ईथर। 2 है, 2 एथिल है ना, तो ये C2H5 मतलब एथिल है, तो डाई 2 एथिल है तो डाई एथिल ईथर हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है डाई एथिल ईथर। ठीक है ना, डाई एथिल ईथर हो गया, ये हमारा एथिल एल्कोहल हो गया। ठीक है ना। तो चलिए जी, ये आप समझ जाइएगा, इस प्रकार बनता है जी, डाई एथिल ईथर इस प्रकार बनता है। ठीक है ना। चलिए इतनी बात आप समझ के हैं। अब इसका देखिए प्रयोगशाला विधि में आपको ये विधि लिखना होगा कि किस प्रकार बन रहा है, और यहाँ पे टोटल फिगर बनाना होगा। चलिए एक फिगर हम यहाँ पे ले लेते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे फिगर तो नहीं लाया हूँ, बट देखते हैं एक फिगर मिल जाए तो।
उस पर मैं सुधार कर दूंगा। चलिए, ये सेम टू सेम ऐसा ही होता है वो भी फिगर, पर हम थोड़ा सा सुधार कर लेंगे इसमें, ठीक है ना। जो लिखा गया है ये दूसरी चीज़ का है, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि है जी, बट सेम टू सेम ऐसा ही है, इसलिए हम यहाँ पे फिगर वो ले लिए हैं। आप परेशान नहीं होंगे, अभी हम इसमें सुधार कर लेते हैं और सेम टू सेम वही लिख दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सुधारना क्या है ये आप देख लीजिएगा। सबसे पहले तो ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा आप वेट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब फिगर बनाते हैं तो फिर दिक्कत होता, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। फिगर हम बनाने देते हैं आपको, ठीक है ना, फिगर हम बना देंगे और ध्यान से आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। देखिएगा, सबसे पहली बात ये हमारा क्या है, इसे हम कहते हैं, देखिए ये हमारा सबसे पहले एक प्लेट हमने लिया हुआ है जिसमें सेंड बाथ यहाँ पे लिखा गया है, मतलब इसको हम कहते हैं बालू उष्मक, बालू उष्मक कहते हैं। तो ये हमारा बालू उष्मक है जी। अब बालू उष्मक को ऊपर हमने एक क्या लिया है, एक हम गोल पेंदी का फ्लास्क लिए हैं और इस गोल पेंदी के फ्लास्क को हम यहाँ पे हीट मतलब उष्मा से गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। अब गर्म कर रहे हैं तो इसमें हमने क्या लिया हुआ है ये आप समझ जाइएगा। तो इसमें हमने लिया हुआ है एथिल अल्कोहल प्लस हमने क्या किया है, देखिए एथिल अल्कोहल लिया है और उसके बाद सांद्र H2SO4 हमने यहाँ पर लिया हुआ है। मतलब इसके अंदर क्या है तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसके अंदर क्या है तो ये आप लिख लीजिएगा C2H5, इस तरीके से संकेत रूप में यहाँ पे C2H5OH और प्लस फिर से यहाँ पे लिख दीजिएगा H2SO4। इतना आप इस तरीके से दिखा दीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में तीर के निशान से कि इसमें ये रखा गया है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए जब हम हीट देते हैं मतलब उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो यहाँ से ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। अब मिक्स बनकर हमारा क्या बन जाता है, हमारा डाई एथिल ईथर बन जाता है और डाई एथिल ईथर इस नली की सहायता से यहाँ पे आता है। अब ये जो एक पाइप आपको दिखाई दे रहा है ये है जल संघनित्र, जल संघनित्र। अब जल संघनित्र का मतलब होता है इससे क्या हो रहा है कि इधर से हम क्या दे रहे हैं, इधर से वाटर हम डाल रहे हैं इस पाइप में, जिससे कि ये पाइप इतना दूर ये ठंडा रहे। अब जैसे ही इसमें डाल दे रहे हैं यहाँ से ये जो पानी है इधर से हम निकाल भी रहे हैं, जिससे कि पानी इसमें पूरी तरीके से भरे नहीं। ये पाइप है ये जल संघनित्र, ये ठंडा रहे, ठीक है ना। तो ठंडा रहेगा तो इसका मतलब यहाँ से जो वायु गर्म अवस्था में जो निकलेगा हमारा डाई एथिल ईथर वाष्प अवस्था में, वो यहाँ पे आएगा तो वो ठंडा होगा तो द्रव में बदलेगा और वही द्रव में बदलकर एक ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं और यहाँ पे क्या बन जाता है, डाई एथिल ईथर बन जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा डाई एथिल ईथर बन गया। नॉर्मल सा है जी, कुछ खास नहीं है, बहुत खास नहीं है। देखिए लिखा गया है कि सर्वप्रथम एक गोल पेंदी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल H2SO4 को 2:1 के 2 देखिए 2 में हमने एथिल अल्कोहल के लिया है और H2SO4 को 1 मतलब 1 हमने यहाँ पे लिया हुआ है। 2:1 में लेकर बालू उष्मक पर 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। ये आप समझ पा रहे हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ। देखिए ये हमारा एक गोल पेंदी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और H2SO4 को 2:1 के मतलब 2:1 के अनुपात में बालू उष्मक पर 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। तो क्या हमें प्राप्त होता है, जब गर्म करेंगे तो हमें डाई एथिल ईथर की वाष्पें प्राप्त होती हैं। अब इससे वाष्प निकलेगी और ये वाष्प इधर जाएंगी तो इससे ये क्या होगा, जल संघनित्र में ठंडा होगी, जिसे ठंडा किए गए ग्राह पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। अब जल संघनित्र में इसको ठंडा करके जो ये हमारा ग्राही है इस ग्राही में हम क्या कर लेंगे, डाई एथिल ईथर को प्राप्त कर लेंगे। तो नॉर्मल से ये लिखने के बाद ये लिख लीजिएगा, उसके बाद ये फिगर आप बना लीजिएगा, ठीक है ना, आपका काम हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिए इसका, हाँ जी।
चलिए उसके बाद अब हम इसका जान लेते हैं भौतिक गुण। इसका भौतिक गुण क्या है जी, तो इसके निम्नलिखित गुण होते हैं, जिसमें सबसे पहला है भौतिक गुण में, ध्यान से समझेंगे आप, जो है कि यह रंगहीन, ज्वलनशील और वाष्पशील और विशिष्ट गंध वाला द्रव है। मतलब रंगीन होता है, इसमें रंग होता है, ज्वलनशील जलाएंगे तो जलने लगेगा, वाष्पशील मतलब वाष्प में गर्म करेंगे तो वाष्प में बदल जाएगा, विशिष्ट गंध होता है, एक विशेष प्रकार का गंध होता है और द्रव अवस्था में ये पाया जाता है। यही इसका मतलब है जी। अगला आ रहा है कि इससे त्वचा पर ठंडक का अनुभव होता है, मतलब त्वचा पर हम रखेंगे ना ठंडक का अनुभव होगा, जैसे कि बर्फ रखते हैं इस प्रकार। अगला आता है यह जल में क्या हो रहा है, यह जल में घुलनशील और कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होते हैं। मतलब जल में कार्बन नहीं होता है, H2O, इसमें कार्बन है जी, नहीं है, तो इसमें कार्बन नहीं है, यही है जल। तो जल में तो घुल जाएगा, जल में घुल जाएगा डाई एथिल ईथर, पर कार्बनिक विलायक है जैसे कि एल्कोहल हो गया, उसमें नहीं घुल सकता। ठीक है ना। अगला कह रहा है यह जल से हल्का होता है। हल्का का मतलब इसका घनत्व तो क्या होता है, जल की तुलना में कम होता है। अगला कह रहा है कि इसे सूंघने पर बेहोशी आती है। क्या होता है, बेहोश हो जाते हैं अगर हम इसे ज़्यादातर सूंघ लेते हैं तो। अगला आता है उपयोग। उपयोग क्या है जी, तो याद रखेंगे कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, कार्बनिक विलायकों के रूप में, निश्चेतक मतलब बेहोशी करने में इसका उपयोग होता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, औषधियों के निर्माण में, इन सभी का उपयोग किया जाता है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हाँ जी, अब देखिए हमने बनाने की हमने प्रयोगशाला विधि देख लिया, फिर हमने इसका उपयोग सब कुछ देख लिया। अब हम अंत में देखने जा रहे हैं जो है इसका रासायनिक गुण, जो कि इंपॉर्टेंट है जी, रासायनिक गुण पढ़ना। तो रासायनिक गुण निम्नलिखित होते हैं, जिसमें पहला पढ़ना है जल अपघटन द्वारा। अगर हम जल अपघटन करा देते हैं डाई एथिल ईथर का, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें वही हमें देखना है। ठीक है ना। तो चलिए जी हम डाई एथिल ईथर ले लेते हैं। सबसे पहले हम डाई एथिल ईथर ले लेंगे। डाई एथिल ईथर का सूत्र होता है C2H5O और C2H5। ये हमारा डाई एथिल ईथर है। इसका जल अपघटन करा देते हैं, मतलब जल से क्रिया करा देते हैं। जल का सूत्र HOH होता है। तो जैसे ही क्रिया करा देते हैं और हम इसको सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे, मतलब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करा देते हैं। तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अगर हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ से होगा क्या दोस्त, ये आप समझिएगा। यहाँ से हमारा बनेगा क्या, देखिए यहाँ से हमारा बनेगा ये दोस्त, देखिए मैं अगर स्पष्ट रूप से कहूँ तो देखिए एक ये हमारा OH हो गया, ठीक है ना, तो एक हमारे ये OH हो गया, और देखिए एक हमारा ये O और ये H, मतलब एक हम अगर यहाँ से भी देखें तो एक O है एक H है, तो मतलब एक OH एक OH, दो OH है। और यहाँ पे देखेंगे दो CH3 है, यहाँ पे भी दो CH3 है। तो देखिए CH3 सबसे पहले इस C2H5 है ना, तो C2H5 ये हमने लिख दिया, ठीक है ना, C2H5, और ये एक OH हम ये वाला ले रहे हैं, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो एक हमारा C2H5 बन गया। अब फिर से इसको देखेंगे तो C2H5, फिर से नीचे में लिख दे रहा हूँ C2H5 फिर से OH है, तो फिर से हम OH लिख देते हैं, मतलब एथिल एल्कोहल बना है। तो एथिल एल्कोहल दो लिखने से अच्छा है यहाँ पर ही हम दो लिख देते हैं, दो लिख देंगे तो इसका मतलब दो एथिल एल्कोहल बन गया है। तो ये हमारा बन गया जी, इसको हम लिख दे रहे हैं कि एथिल एल्कोहल। ये हमारा एथिल एल्कोहल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, डाई एथिल ईथर। ठीक है ना, ये आप समझ के होंगे। अगला हमारा दूसरा जो आता है वो है गर्म या सांद्र H2SO4 से क्रिया। गर्म या सांद्र, गर्म होगा और दूसरी बात सांद्र होगा, उससे अगर हम क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है ये हमें देखना है जी। तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना। चलिए तो इसको भी अगर हम देखें तो क्या हम देखेंगे जी, सबसे पहले हम ले लेते हैं डाई एथिल ईथर को। डाई एथिल ईथर का सूत्र होता है C2H5O C2H5।
ये हमने डाई एथिल ईथर ले लिया और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, सांद्र H2SO4 से क्रिया करा देंगे। सांद्र H2SO4 हमने ले लिया है, इसकी 2 मात्रा में हम क्रिया ले लेते हैं और इसकी क्रिया करा देते हैं। तो क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहली बात 2 OH, यहाँ से समझिएगा होगा क्या दोस्त, यहाँ से होगा ये ना कि यहाँ से एक O निकलता है और यहाँ से हमारा 2, देखिए यहाँ पे 2 दूना 4 हाइड्रोजन है। तो एक काम कर लेते हैं, ये 2 मतलब H2SO4 हमने लिखा हुआ था, H2SO4, एक और H2SO4 इस तरीके से हम लिख देते हैं जिससे कि समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसकी क्रिया करा देते हैं। तो जानते हैं क्या होगा ये दोस्त कि यहाँ से एक O निकलेगा, यहाँ से एक H निकलेगा, मतलब यहाँ से H2 निकलेगा। तो H2 और O ये सबसे पहले साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएंगे, H2O निकल गए ना बाहर। अब बचा क्या, देखिए हम ले लेते हैं यहाँ पे C2H5 बचा है, C2H5, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए 2 C2H5 यहाँ पे 2 C2H5 हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं C2H5 और 2 यहाँ पे लिख देते हैं। 2 का मतलब ये C2H5 ये C2H5, 2 C2H5 हो गए, ठीक है ना। पर ये भी तो है, तो देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, समझिएगा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, SO4 है और इसमें भी दिख रहे हैं SO4 है और यहाँ पे इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इसको दे देगा, तो यहाँ पे भी तो एक ही हाइड्रोजन बचे ना, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन बच गया। तो इसका मतलब 2 मात्रा में ये हमें मिल रहा है एक ही चीज़ HSO4, तो HSO4 मिल रहा है, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा HSO4, ये हम लिख देंगे यहाँ पे, तो हमारा हो गया ना, क्योंकि 2 से गुणा है ये, तो ये भी 2 मात्रा में हो जाएगा। तो 2 ये हमारा इस तरीके से प्रोडक्ट बनता है। रिएक्शन हार्ड है भैया, समझना पड़ेगा आपको। देखिए हार्ड कुछ नहीं है, अगर फिर भी बहुत ही ईजी तरीके से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं एक ही में सब मिक्स करके बोलता तो नहीं समझ में आता। देखिए OH2 ये सबसे पहले बाहर निकल गए, उसके बाद यहाँ पे C2H5 है, तो ये पहले C2H5 हमने 2 बार लिख दिया, 2 हमने लिख दिया तो 2 बार है। उसके बाद यहाँ पे HSO4 2 बार है, तो 2 बार के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, हो गया है। अगला आता है ठंडा HI से क्रिया, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, ज़्यादा मैं क्या समय दूँ उस पर। अब HI से क्रिया हम करा देते हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कराना है, तो हम ले लेते हैं C2H5O C2H5, ये डाई एथिल ईथर ले लिया हमने, और HI से हम क्रिया करा देते हैं। तो HI से हमने यहाँ पे क्रिया करा दिया, तो बनेगा क्या दोस्त, यहाँ से एक यहाँ पे C2H5 निकलेगा, यहाँ से I निकलेगा, तो ये सबसे पहले साइड प्रोडक्ट के रूप में C2H5I एथिल आयोडाइड ये हमारा बाहर निकल जाएगा। अब बचा क्या, C2H5 और OH है, तो ये हम लिख देंगे C2H5 और OH है, तो ये C2H5OH हो गया, एथिल एल्कोहल। तो मैं आशा करता हूँ कि एथिल एल्कोहल भी समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए दोस्त, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहले स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, अच्छे से ले लीजिए। हाँ जी, मैं आपको बता दूं, एक टॉपिक एक आपसे रिक्वेस्ट है, यह है ल्यूकास परीक्षण। बहुत ही समय हो गया है दोस्त, और मुझे थोड़ा सा अभी काम भी है। इसका काम कुछ खास नहीं, में इम्पॉर्टेंट यही है कि इतने वीडियो को अब मुझे एडिट पर लगाना होगा। एडिट पर लगाएंगे तो कम से कम टाइम लगता है उसमें ज़्यादा, समय हो गया आपको वीडियो अपलोड करने का, 7 बजे अपलोड हम करते हैं, तो इसीलिए मैं ये टॉपिक छोड़ रहा हूँ। ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैं आपसे कहूँगा कि जब यहाँ तक आप वीडियो देख लिए हैं तो इसको मैं बता नहीं रहा हूँ, आप केवल क्या कीजिएगा, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप लिखेंगे ल्यूकास अभिकर्मक ब्रदर्स, इतना लिख कर यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, हमारी वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पर उसको जाकर एक वीडियो मिलेगा, उसको पढ़ लेंगे ना तो ल्यूकास परीक्षण भी तैयार हो जाएगा। ये हमारा था इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट सभी टॉपिक जिसको हमने कराने का प्रयास किया है। इम्पोर्टेंट रिएक्शन भी है, नेमिंग रिएक्शन, जिसको हम एक ही वीडियो में पूरी केमिस्ट्री के किताब के करा देंगे। हालांकि हमने वो बता दिया है कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, तो इस चैप्टर के भी, अदर चैप्टर का भी हम सबको करा देंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन हो जाएंगे। और नोट्स के लिए मैं बता दूं कि आपकी पूरी फिजिक्स की
अब पूरी केमिस्ट्री का नोट्स अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो ज़रूर ले लें। ओनली 199 रुपये में, ओनली 199 रुपये में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों दिया जा रहा है। और एक ओनली लेना चाहते हैं तो ओनली 99 रुपये में फुल नोट्स आपको केमिस्ट्री के मिल जाएंगे या फुल नोट्स फिजिक्स के भी मिल जाएंगे। तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कीजिए और वहाँ पे कहिएगा सर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के फुल नोट्स चाहिए, ऐसे लिखकर मैसेज कीजिएगा। स्कैनर दिया जाएगा उस नंबर, उस पर पेमेंट कर दीजिएगा, आपको तुरंत आपको नोट्स है व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।